बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स कंटेंट के मुताबिक जो हमारा पहला लेक्चर है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, सेक्शन 149 है। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि जब किसी भी एम्प्लॉयर ने यानी कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, जब उसने सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, सैलरी देनी है, तो अगर वो सैलरी टैक्सेबल है तो उसका टैक्स विदहेल्ड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जो हमारा कोर्स होगा इसमें 3 स्टेप हम कवर करेंगे। सबसे पहले होगा कैलकुलेशन, यानी कि कोई भी जैसे सैलरी है इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगला प्रोसेस आएगा रिकॉर्डिंग। जब आप कोई टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी टैक्स का नोटिस आता है तो अगर रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं होगी तो हमारा डाटा उस तरीके से रिफाइन नहीं होगा और हम उसका सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये 2 स्टेप वो हो गए, कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग। और तीसरा स्टेप होगा हमारा ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में ये होता है कि जो टैक्स हम डिडक्ट करते हैं, यानी कि जो हम सैलरी के ऊपर अभी हम सारा स्टडी भी करते हैं, लेकिन बिग पिक्चर में आपने इसको क्लियर रखना है कि जो भी लेक्चर हम करेंगे उसकी सीक्वेंस ये होगी, कैलकुलेशन होगी, रिकॉर्डिंग होगी और ई फाइलिंग होगी। और मतलब लेक्चर का जो थीम है वो इस तरीके से चलेगा। अब आता है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में एक होता है कि जो टैक्स हम विदहेल्ड करते हैं उसको हमने सबमिट कैसे करना है, मतलब उसका चालान बनाकर कैसे जमा करवाना है। और उसके बाद अगला स्टेप आता है कि अगर कोई एम्प्लॉई सैलरी ले रहा है तो उसने अपनी जो सैलरी टैक्स रिटर्न है वो कैसे फाइल करनी है। तो ये जो स्टेप होंगे ये हम आखिरी लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने सारी चीज़ें स्टडी करनी है और उसके बाद हम आएंगे कि ई फाइलिंग कैसे होती है आईआरएस पे, जो कि एफबीआर की वेबसाइट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जेब में रखना है। अब आता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिकली है क्या। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है 149, ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी किसी एम्प्लॉयर ने सैलरी पे करनी है एम्प्लॉई को, मतलब एक एम्प्लॉयर है वो सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉई को, तो अगर उसकी सैलरी टैक्सीबल है तो उसने टैक्स डिडक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आगे हम पूरी डिटेल से हम स्टडी भी करते हैं कि अगर किसी की 1 लाख सैलरी है और उसने कैलकुलेशन की तो पता चला इसमें से 2500 रुपया टैक्स है, तो वो टैक्स डिडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एम्प्लॉई को पे कर दी जाएगी। ये अमाउंट जो है वो एम्प्लॉई को दे दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट में, और ये जो अमाउंट होगी ये एफबीआर को दे दी जाएगी, क्योंकि ये सैलरी टैक्सीबल थी तो हमने एफबीआर को टैक्स भी दिया, यानी कि टैक्स भी जमा करवाया। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि सैलरी, क्योंकि जब आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सैलरी में है क्या क्या, सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो सैलरी में कोई भी अगर एक एम्प्लॉई है वो चाहे कोई बेसिक सैलरी ले रहा है, यानी कि उसके पास कोई अलाउंस नहीं है, सिर्फ उसको सैलरी मिलती है, या वो कोई बोनस ले रहा है, यानी कोई उनको बोनस मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, कोई ओवर टाइम मिलता है, और इसके अलावा कोई उनको कमीशन मिलती है, यानी कि कोई भी वो काम कर रहे हैं उसमें कमीशन है। उसके बाद उनको कोई अदर अलाउंस भी मिलता है, यानी कि कोई भी इसके अलावा कोई अदर अलाउंसेस हैं तो वो भी सारे इसमें शामिल है। मतलब हर वो चीज़ जो एम्प्लॉई को जॉब करने के अगेंस्ट, यानी कि जॉब करने के बाद चीज़ें, क्योंकि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप क्या है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी एम्प्लॉई है वहाँ पे काम करेगा और कोई भी चीज़ अगर उनको मिलेगी तो वो किसके अगेंस्ट मिलेगी, सर्विसेज के अगेंस्ट, यानी कि जो वो सर्विसेज दे रहा है, जो भी उसका काम है वो कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें होंगी, सारी की सारी टैक्सीबल चीज़ें होंगी। इसमें 2 चीज़ें वो भी हम लेक्चर के अगले पार्ट में देखेंगे। एक आता है कि अगर पेंशन रिसीव हो रही हो, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इवन कुछ प्राइवेट अदारे हैं वहाँ पे भी पेंशन आती है। उसके अलावा कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ये भी हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है ग्रेजुटी अगर रिसीव हो रही है तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हमारा फोकस है वो यहाँ पर है कि अगर आपको सैलरी रिसीव हो रही है तो सैलरी में क्या क्या शामिल है। बेसिक सैलरी है, कोई बोनस मिलता है वो भी इसमें आएगा, ओवर टाइम है, कमीशन है, कोई भी अदर अलाउंस है इसके अलावा, तो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा ये जो 4 चीज़ें मैंने मेंशन की है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। अब ये हमने देख लिया कि सैलरी की जब कैलकुलेशन करनी है तो हमने सैलरी की कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें जमा करनी। तो ये हमने देख लिया कि सैलरी की कैलकुलेशन जब हमने करनी है तो हमने सैलरी की कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें जमा करनी है। अब हम आते हैं कि हमने इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो सैलरी का टैक्स है ये कैश बेसिस पे होता है। मतलब ये है कि जब आपको कोई सैलरी मिलेगी तो टैक्स चार्ज होगा, अगर सैलरी नहीं मिलती तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख सैलरी है, उसको फाइन हो जाता है 5,000 रुपया,
तो वो ऐसा नहीं है कि 1 लाख पे टैक्स कटेगा, वो उस महीने 95,000 पे टैक्स कटेगा। उनकी सैलरी ही 95 है क्योंकि 5,000 तो उनको मिला ही नहीं है। अगर ये किसी भी वजह से डिडक्शन हो सकती है, वो लेट आए हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनको अगर सैलरी नहीं मिली तो वो ये नहीं होगा कि आपको टैक्स 1 लाख पे चार्ज हो और एक्चुअल में रिसीव 95 हो रहा हो। तो ये आपने यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैश बेसिस का मतलब है कि जो एक्चुअल में यानी कि आपको कैश रिसीव हो रहा है या आप जो कैश दे रहे हैं वहां पे आपने जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आता है अगला स्टेप के कैलकुलेशन के लिए आपने पीरियड कौन सा लेना है। तो पीरियड में आपने हमेशा कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे जुलाई टू जून। अब जो टैक्स ईयर होता है वो स्टार्ट होता है जुलाई से जून। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करें तो अभी टैक्स ईयर कौन सा जा रहा है 2025। 2025 का मतलब ये है कि जुलाई 2024 से लेके जून 2025 का जो एक साल बनता है इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2025। तो जब भी कभी हम आगे फ्यूचर में किसी भी लेक्चर में कोई बात करेंगे टैक्स ईयर की, जैसे मैं बात करूंगा टैक्स ईयर 2025, तो आपके ज़हन में फौरी ये आएगा जुलाई 24 से जून 25। अगर मैं बात करूंगा टैक्स ईयर 2026 तो आपके ज़हन में फौरी आएगा जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक। अब ये होता है टैक्स ईयर। यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर। तो जब भी हम कभी फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वो होगा स्टार्ट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब भी हम डिस्कस करेंगे तो आपके ज़हन में जनवरी टू दिसंबर आएगा। टैक्स ईयर की जब भी हम बात करेंगे तो आपके ज़हन में आएगा जुलाई से जून। तो अब जो हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कि अगर हमारे ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन सही नहीं कर सकेंगे। अब आता है पॉइंट कि मैंने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक मिस्टर ए है जिसने ज्वाइनिंग दी है एक कंपनी में और आप जो है वो एज ए पेरोल मैनेजर काम कर रहे हैं, या आप, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आपने कंसल्टेंसी कोई किसी क्लाइंट की काम करना है या आपने जॉब करनी है या टैक्स का काम करना है, कुछ भी करना है, तो आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल डाटा लें और उसकी बेस पे रिटर्न बना के फाइल कर दें। आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि पीछे इसके क्या था। जब तक आपको और जो टेबल की दोनों साइडों की चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी तब तक जो है हम इसकी सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से लर्निंग के लिए आपने सारी चीज़ें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब इसमें सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन है, रिकॉर्डिंग है, ई फाइलिंग है, तो ये सारे प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूँ। मतलब उसमें क्या क्या गलतियाँ थी, उसके बाद क्या हमने सीखा, तो ये सारी चीज़ें कोशिश हम करेंगे कि उस एक बॉक्स में सारी चीज़ें लेके आएँ ताकि जब आप काम करें तो हर एंगल हम क्लियर कर रहे होंगे। अब आता है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी ना, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनको किसी भी कंपनी में, और उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला और उनकी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 1 जुलाई 2024। ठीक है, उनकी सैलरी है, स्टैंडर्ड सैलरी है 1 लाख। अब ग्रॉस सैलरी हम कह सकते हैं, इसको अक्सर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, ग्रॉस भी कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो 1 लाख है, इसमें सारे अलाउंसेज उनके शामिल है। अब जब आपने कैलकुलेट, अब आपके पास आता है, आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, टैक्स मैनेजर हैं या पेरोल की सीट पे बैठे हैं, आपके पास आता है कि भाई आप बता दें कि मिस्टर ए है, इसकी सैलरी जो है वो 1 लाख है, बताएं इसका टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, कितना टैक्स हमने सैलरी में से डिडक्ट करना है। तो आपके ज़हन में फौरी कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि आपने कैलकुलेशन कहाँ से करनी है, जुलाई से जून। यानी कि आपके ज़हन में पहले सवाल ये आएगा कि सबसे पहला तो मेरा स्टेप ये है कि मैं ये देखूँ कि इसकी ज्वाइनिंग क्या है, इसकी ज्वाइनिंग ठीक है 1 जुलाई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पर मंथ सैलरी 1 लाख है। अब आपने यहाँ पे कानून ये कहता है कि आपने यहाँ पे अज्यूम करना है, फोरकास्ट करना है कि ये बंदा पूरे साल आपके पास काम करेगा, मतलब फुल ईयर आपके पास रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना, ये अगले 6 महीने में भी जा सकता है। लेकिन कानून ये कहता है कि आपने अज्यूम करना है कि ये बंदा पूरा साल आपके पास काम करेगा। तो आपने 1 लाख सैलरी को मल्टीप्लाई 12 से किया तो ये अमाउंट क्या निकलाई, 12 लाख रुपया, यानी कि 12 लाख इसकी क्या सैलरी है, एनुअल सैलरी निकलाई। अब आपने क्या करना है, इस 12 लाख के ऊपर हमने टैक्स चार्ज करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि टैक्स चार्ज कैसे करना है। ये तो हमने कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो ये समझ लिया ना कि कैलकुलेशन में मैंने लेना क्या है। मैंने पर मंथ सैलरी ली, जुलाई से जून कैलकुलेशन की और उसको मल्टीप्लाई 12 किया, क्योंकि ये पूरे इस एग्जांपल में मैंने इसलिए पूरे 12 महीने लिए, आगे हम पार्शियल भी लेते हैं ताकि हम पहले ईजी एग्जाम्पल को स्टडी कर लें। तो ये पूरे 12 मंथ बनते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई 12 किया और अज्यूम किया कानून के मुताबिक ये बंदा पूरा साल काम करेगा, और हमने एक फोरकास्ट उसकी सैलरी बना ली जो कि 12 लाख बनती है। अब आता है पॉइंट कि मैंने जनाब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है।
उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं जो स्लैब रेट होते हैं, स्लैब रेट है। अब ये जो स्लैब रेट आपके सामने अवेलेबल है, जो टैक्स कार्ड मैं आपको शेयर करूंगा उसके अंदर भी अवेलेबल होगा। तो ये आपने अपडेटेड स्लैब रेट लेने हैं, याद रखें ये अपडेटेड स्लैब रेट आएंगे। इसको हम ये काम करते हैं कि हम इसको जो हमारा दूसरा है वहां पे इसको पेस्ट भी कर लेते हैं ताकि इजीली आपको जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अब स्लैब रेट है। अब यहाँ पे स्लैब रेट में क्या कहता है कि अगर किसी के, ये 2025 के जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप 2025 में खड़े हुए हैं और स्लैब रेट ले रहे हैं 2024 का, ऐसा नहीं है, अपडेटेड लेना है ये। यानी कि जो टैक्स कार्ड होता है या जो अपडेटेड रूल्स होते हैं, क्योंकि हर साल ये तकरीबन सैलरी के ऊपर टैक्स चेंज कर रहे होते हैं, तो आपने अपडेटेड लेना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि टैक्सीबल इनकम और रेट ऑफ टैक्स, जो 6 लाख तक अगर किसी की सैलरी है तो टैक्स क्या है 0%। अगर आप 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 12 पे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 50,000 पर मंथ। यानी कि 50,000 पर मंथ अगर किसी की सैलरी है तो आपने कोई टैक्स नहीं काटना। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर किसी की सैलरी 6 लाख से ऊपर है और 12 लाख से कम है, 12 लाख तक है, मतलब 6 लाख 1 से 12 लाख तक है, तो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग जो 6 लाख है, मतलब ये है पहले 6 लाख पे 0 है और जो अगला 6 लाख होगा यानी कि 6 लाख 1 से लेके 12 लाख उसके ऊपर आपने लेना है 5%, जो कि अमाउंट कितनी बन जाएगी 30,000। अब हमारे एग्जाम्पल में उस बंदे की कितनी सैलरी है, उस बंदे की सैलरी है 12 लाख, तो इसका मतलब उसका टैक्स कितना बन जाएगा यहाँ पे 30,000, क्योंकि ये 12 लाख की स्लैब में आ रहा है। याद रखें टैक्स के अंदर वैसे आप सबको, कुछ लोगों को आइडिया भी है, लेकिन चूंकि मैं इसको बड़ा बेसिक लेवल से करवा रहा हूं, हम बेसिक से प्रोफेशनल सारी एडवांस चीजें कवर करेंगे कि टैक्स में कुछ जगह पर उसने फ्लैट रेट दिए हुए हैं। जैसे अगर आप अब बिजनेस के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप किसी को चीजें सेल करते हैं तो आपका फ्लैट रेट होगा कि 5.5% टैक्स है या 5% टैक्स है या 11% टैक्स है या 12% टैक्स है। स्लैब नहीं है कि जो भी अमाउंट है उस पर रेट लगा दें, लेकिन सैलरी के केस में उन्होंने स्लैब रेट रख दी है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा। मतलब 6 लाख तक वो कहते हैं नहीं 50,000 पर मंथ है तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि वो बंदा क्या टैक्स देगा, उसकी तो ऑलरेडी सैलरी कम है। इसी तरीके से जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसे किसी की सैलरी 4.1 मिलियन यानी कि 41 लाख से ऊपर जाएगी तो उसको तकरीबन 35% तक टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। अब हमारे केस में इस बंदे की जो सैलरी हमने मिस्टर ए की कंसीडर की है वो 12 लाख है। 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 30K हमने कैलकुलेट किया कि पहले 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 6 लाख से लेके 12 लाख तक 30% है। अब हम आते हैं, ये टैक्स है पूरे साल का। अब ये भी आपने याद रखना, ये स्लैब रेट पूरे साल का है। अब आपने देखा कि इसका टैक्स कितना बनता है, तो टैक्स हमने लिख लिया, टैक्स बनता है जिसका 30,000 रुपया 30K। ठीक है, 30,000 को डिवाइड कर दें 12 पे तो पर मंथ एक अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम पहले तो ये माइनस कर देते हैं कि 30,000 इसमें से आप माइनस करें तो नेट सैलरी जो आपने पूरे साल की इनको पे करनी है वो कितनी पे करनी है, 11,70,000 रुपये आपकी जो टोटल सैलरी है वो आपने पे करनी है पूरे साल की। तो 11,70,000 रुपया पूरे साल की सैलरी है। ये आज ही हमने कैलकुलेट कर लिया और अज्यूम भी कर लिया कि ये बंदा जो है पूरे साल हमारे पास रहेगा, काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब कि जब आपने ये ज्यूम कर लिया, अब चूंकि ये तो पूरे साल की है, हमने सैलरी तो पर मंथ उनको देनी है, तो आप फॉर एग्जांपल जुलाई की सैलरी, हम जुलाई 24 की सैलरी ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी सैलरी लिखेंगे 1 लाख रुपया उनकी सैलरी है और इसमें से लेस कर देंगे टैक्स को, यानी कि टैक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 2500 पर मंथ। तो रिमेनिंग जो 97,500 है वो क्या होगी, उनको ट्रांसफर हो जाएगी, ये उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी सैलरी। और ये जो पैसे हैं ये FBR को हम जमा करवाएंगे 15 दिन के अंदर। तो कानून के मुताबिक 15 दिन में जमा करवाना होता है, लेकिन जो है वो 7 दिन भी होते हैं, 15 भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 है। लेकिन आम तौर पर जो प्रैक्टिस देखी गई है वो 1 महीने के बाद ही इस टैक्स को जमा करवाया जाता है। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे कैसे जमा करवाना है उनके नाम पे। अब हमने देख लिया कि जी 1 लाख सैलरी थी, 2500 रुपया टैक्स था और 97,500 हमने पे कर दिया। कैलकुलेशन हमने कैसे की, आपके ज़हन में आया कि जी 12 लाख इसकी टोटल सैलरी है, उसमें से पूरे साल का टैक्स ये बनता है 11,70,000 मैंने इसको देना है, तो बाकी 30,000 रुपये जो टैक्स है वो पूरे साल का है, उसको तकसीम कर लें 12 पे, क्योंकि हर महीने आपने एक अमाउंट डिडक्ट करनी है। तो आप 2500 रुपया उनके अकाउंट से माइनस करते जाएंगे, जब भी सैलरी उनको ट्रांसफर होगी आप वो जो है वो माइनस करते जाएंगे। अब आता है जी हमारा अगला जो सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया, स्टडी कर लिया
कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की। अब जो अगला स्टेप हमने देखा था वहाँ पे कि इसकी अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। मतलब ये है कि कैलकुलेशन के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने इसको इस तरह रिकॉर्ड करें कि जब हमें 4-5 साल बाद भी नोटिस आए तो आपके पास डाटा ऐसे पड़ा हो कि आप वहाँ से उठाएं रिकनसाइल डाटा और जाके वहाँ पे एफबीआर में सबमिट कर दें। जो काम आज हम कर रहे हैं ना, ये बाद में हमने एफबीआर को प्रूव भी करना है कि ये काम मैंने ठीक किया हुआ है। क्योंकि जब आप बड़े कल्चर में काम करते हैं, बड़े डाटा में काम करते हैं, या इवन छोटा डाटा भी, आप इतनी सख्ती हो रही है कि तकरीबन हर किसी को किसी न किसी जगह पे नोटिस आ ही जाता है कि आप डाटा लेके आए। अब मैं आगे थोड़ी सी आपको एग्जांपल भी दूंगा कि ये इतनी सख्ती क्यों हो रही है। अच्छा, अब आता है रिकॉर्डिंग। जब आपने सैलरी देनी है तो एक चीज़ ये में रखें कि जो भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर है, या तो वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री कर रहा होता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है उनके पास, या वो एक्सेल के अंदर डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, या इवन मैनुअल डाटा भी वो रख रहे होते हैं। तो हम चूंकि लेक्चर में सारे आप बिजनेसमैन भी हैं, वो भी लेक्चर देख रहे होते हैं। आप कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई टैक्स का काम कर रहे हैं, कोई लॉयर्स हैं। तो इस वजह से मैं सारे एंगल से बता रहा होता हूँ कि कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर होता है, कुछ जगह पे एक्सेल होता है, कुछ जगह पे मैनुअल होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो अब जब आपने, अगर हम बात करते हैं कि इवन एक्सेल है या सॉफ्टवेयर है या मैनुअल है, अकाउंटिंग टर्म में हमने यानी कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके लिए हम सिंपल ये देखेंगे रिकॉर्डिंग के लिए कि जब आपने सैलरी दी तो सबसे पहले एक डबल एंट्री होती है। जो डबल एंट्री का मतलब यह है कि जब हम अकाउंट्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में कर रहे होते हैं। जैसे बैंक के अंदर हमारे जो पैसे हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जब हम पैसे विड्रॉ दे रहे होते हैं यानी कि पैसे निकलवा रहे होते हैं वो डेबिट होता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी डेबिट एंड क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है। जो लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं वो ऑब्वियसली आपको तो पता है, लेकिन चूंकि आप ये हम एक जेनेरिक चीज़ें देख रहे हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है पॉइंट कि जी हमने करना क्या। आपने क्या करना है कि डेबिट करना है जो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और इसको हम डेबिट करेंगे, और ये डेबिट हो रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो 1 लाख टोटल अमाउंट से आप इसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट आप कर देंगे जो सैलरी पेबल है, यानी कि जो सैलरी आप पे कर रहे हैं टोटल अमाउंट से, ये हमारा लेजर होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो इसको भी आप क्रेडिट कर देंगे 1 लाख। अच्छा, इसमें से बेनिफिशियल है जिनका जो काउंटिंग मतलब जो काउंटिंग की टर्म्स या काउंटिंग को समझते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी समझते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको बस देखते जाएं, आगे आपको हो सकता है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपने कुछ टाइम के बाद इसको पे करना है। तो जब आपने पेमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे, सैलरी जो पेएबल का अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे 1 लाख से, ये सॉरी 97,000 से, 97,500 से। और या इसको बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सैलरी पेएबल का जो अकाउंट है उसको 1 लाख से डेबिट करें पूरी अमाउंट से, और क्रेडिट आप कर देंगे बैंक 97,500 से, और क्रेडिट आप कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, मतलब जो गवर्नमेंट को हमने पे करना है वो कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, 2500 से। ठीक है, तो ये आपके एंट्री हो जाएगी। और जब आप ये एंट्री करेंगे तो ये भी काउंट आपका जीरो हो जाएगा। जब आप इसको आपने क्रेडिट किया बाद में डेबिट किया तो ये आपका काउंट जीरो होगा। टोटल आपका एक्सपेंस बुक हो रहा होगा 1 लाख से, और ये जो अमाउंट है ये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये जो अमाउंट है ये आप एफबीआर को जमा करवाएंगे 15 दिन के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 महीने के बाद लोग पे कर रहे होते हैं। तो ये अब इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, और हम ये कहते हैं कि यही टैक्स पेयर है जिसको हमने ऊपर अभी स्टडी किया, जिनकी 1 लाख सैलरी थी, और हमने इसको फोरकास्ट किया कि ये 12 लाख टोटल बनती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दिसंबर में जाके इनको एक बोनस मिल गया। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पहले कंसीडर की कि जुलाई से जून तक इनकी जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 12 लाख। अब चूंकि इनको बोनस मिलना था, हमें नहीं पता था, दिसंबर 24 में जाके इनको एक बोनस मिलता है जिसका हमें उस टाइम पे नहीं पता था। तो वो इनको बोनस मिलता है 1 लाख रुपया। तो टोटल अब इनकी जो टैक्सीबल सैलरी है वो आ जाएगी 13 लाख रुपया, यानी कि पहले 12 लाख थी अब 13 लाख है। अब हम क्या करेंगे, देखें जब स्टार्ट में हमने लेक्चर को मैंने स्टार्ट कराया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि जो सैलरी है ये कैश बेसिस पे है। जैसे जैसे कैश मिलेगा, जैसे जैसे आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, वैसे वैसे ये अमाउंट जो है वो टैक्सीबल होगी। ऐसा नहीं है कि आज आप टैक्स कैलकुलेट करके पे कर दें और जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड आपने फॉलो करना है, वो क्या था कि अगर जो इनकी
सैलरी है जो इनको अपॉइंटमेंट लेटर पे सैलरी लिख के दे दी गई है, जो कि कंफर्म होता है कि ये सैलरी इनको मिलेगी, उसको हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड सैलरी या ग्रॉस सैलरी। उसकी बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। वो चीज़ें जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट हैं और फ्यूचर में मिलनी है वो आज आप ऐड नहीं करेंगे, जब जब ऐड होंगे आप उसमें से माइनस करते जाएंगे, यानी कि उसमें जमा करते जाएंगे। अब इनको दिसंबर में जाके कंफर्म हुआ कि ये लकी पर्सन है, इनको बोनस मिल गया 1 लाख रुपया, तो अब 13 लाख रुपए इनकी जो सैलरी है वो टोटल हो गई। अब हम क्या करेंगे, 13 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से अप टू जो 6 लाख है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो टैक्स नील है, कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख 1 से लेके जो 12 लाख तक टैक्स बनता था वो बनता था 30,000 रुपया। अब आता है कि जी 12 लाख 1 से लेके जो आगे 22 लाख है वहां तक जो टैक्स बनता है ना, वो ये स्लैब में अगर आप देखें तो ये तीसरे स्लैब में अब आ चुके हैं। ये तीसरे स्लैब में 30,000 तो पीछे से कैरी हो रहा है, 12 लाख से ऊपर 22 लाख तक जितनी अमाउंट होगी टैक्स कितना होगा, 15%। तो अब इनकी अमाउंट कितनी है, 13 लाख। तो 12 लाख तक 30,000 बनता है, तो अब जो 12 लाख से ऊपर अमाउंट है 22 लाख तक, वो अमाउंट कितनी है, 1 लाख। यानी कि 12 से 22 का 10 लाख का डिफरेंस है और इनकी अमाउंट बनती है 13 लाख। तो अब आप क्या करेंगे, 13 लाख के ऊपर 15%, 1 लाख के ऊपर 15% लेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगी 15,000। अब इनका टोटल जो टैक्स है वो 45,000 हो गया। पहले इनका टैक्स 30,000 था, अब कितना हो गया, 45,000। अब जब आप दिसंबर में जाएंगे तो आपके पास 5 माह तो हो चुके हैं, मतलब आपको दिसंबर में इनको जाके मिला, तो आपके पास जुलाई से नवंबर तक 5 माह आपने ऑलरेडी इनका टैक्स काट लिया है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो वो अमाउंट आप यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप इसको ज़रूर दे लेते हैं, तकरीबन मेरे में 7500 बनता है शायद, या 10,500, हाँ 12,500 बनता है। तो 12,500 जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ऑलरेडी डिडक्टेड, यानी कि ये टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका है। बाकी जो अमाउंट बचेगी ये इसमें से इसको जो है वो माइनस कर दें, यानी कि हम अगर 45,000 माइनस 12,500 करें, अमाउंट बनती है 32,500। ठीक है, 32,500 है ये। अब इनका टैक्स होगा कितने महीनों का, जो बाकी महीने बचते हैं। तो बाकी महीने कितने हैं, दिसंबर से जून तक कितने माह बनते हैं, जो 7 महीने। तो अब आप क्या करेंगे, 32,500 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो अमाउंट आ जाएगी 46,4642, यानी कि टोटल अमाउंट आपकी इनके पास आ चुकी होगी। तो ये जो अमाउंट है तकरीबन अगर आप इसको 7 पे डिवाइड करें तो 4672 बनती है। 7 पे क्यों डिवाइड किया कि नवंबर तक तो 5 माह हो चुके हैं, तो बाकी जून तक कितने महीने हैं, 7 महीने हैं। तो अब आपने जो रिमेनिंग टैक्स है वो कितने महीनों पे डिवाइड करना है, 7 महीनों पे, ताकि इक्वल हर मंथ ये जो अमाउंट है इनकी सैलरी में से डिडक्ट होती जाए। तो अब क्या होगा, दिसंबर के महीने में जो इनको सैलरी मिलेगी बेसिकली तो वो नवंबर की सैलरी होगी या दिसंबर की ही सैलरी दिसंबर में जाके जो मिलती है। तो इसमें क्या होगा, 1 लाख तो उनको मिलना ही मिलना है, 1 लाख उनका बोनस हो जाएगा और इसमें से अमाउंट जो माइनस होगी वो 4672 की जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी और बाकी जो अमाउंट है इनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसी तरीके से ये जो अमाउंट होगी ये बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी और ये जो अमाउंट होगी वो एफबीआर को डायरेक्टली पे कर दी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। बोनस की अगर हम बात करें या ओवर टाइम की बात करें तो जिस महीने में रिसीव होगा उस महीने इनकी डिडक्शन उसी तरीके से होती जाएगी। अब ये तो हमने देख लिया वो कॉन्सेप्ट जिसने पूरे साल एक एम्प्लॉई ने ज्वाइनिंग दी। अब हम आते हैं कि अगर एक एम्प्लॉई है वो मिस्टर बी है, वहां पे हमने मिस्टर ए लिया है। मिस्टर बी की जो ज्वाइनिंग है वो 1 जनवरी 2025 को हुई है। मतलब आपके पास एक बंदा है जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, वो 1 जनवरी 2025 है और आपने जो टैक्स कैलकुलेशन करनी है वो जुलाई से जून तक करनी है। 6 महीने एक बंदा आपके पास था ही नहीं, तो जुलाई से जून तक एक्चुअल में उनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को हुई है, तो इनके मंथ कितने बन जाएंगे, 6। अब हम ज्यूम करते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो भी 1 लाख है, मतलब 1 लाख पे आपके पास एक बंदा आया है और 6 महीने तक आपके पास जून तक अवेलेबल है टाइम। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी इनकी, 6 लाख एनुअल। अब ये 6 लाख एनुअल अगर आप देखें स्लैब रेट के मुताबिक तो यहाँ पे तो हमने इनको पे ही नहीं करना, मतलब 6 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इनकी पूरी की पूरी जो सैलरी है वो ट्रांसफर कर देंगे और आपने जो है वो कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप जो सैलरी पे कर रहे हैं वो टैक्सीबल है ही नहीं है, वो 6 लाख से 6 लाख तक या उससे कम है।
अब एक क्वेश्चन ही आता है कि जी आपके ज़हन में अक्सर ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं जब मैंने कभी चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कि जी उनकी वो अगर वो पीछे के यहाँ पे कहीं काम कर रहा है, मतलब जून जुलाई से दिसंबर तक उसने काम किया है, तो वहाँ पे भी तो सैलरी ले रहा होगा। तो यहाँ पे कानून ये कहता है कि आपने टैक्स वो विदहेल्ड करना है जो आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। अगर वो टैक्सीबल है तो टैक्स काटें। अब 6 लाख रुपया टैक्सीबल नहीं है तो हम टैक्स नहीं काटेंगे। अब मैं आपको इसकी दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कानून यहाँ पे क्यों कहता है, छोटी सी हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। वैसे हम आगे बिजनेस के लेक्चर में बड़ी डिटेल में देखेंगे कि जो बंदा सैलरी दे रहा है, मतलब वो फॉर एग्जांपल जिसने सैलरी भी दी है, वो एबीसी एक कंपनी है, उसने साल के एंड पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वो सेल लिखी जाएगी, उसके बाद हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम अज्यूम करते हैं इनकी सेल है 50 लाख रुपए की। अब ये बात हम उस बंदे की कर रहे हैं जो सैलरी दे रहा है, यानी कि जिसने मिस्टर ए को मिस्टर बी को सैलरी दी है। अभी अब एग्जांपल जो हमने देखी है, कॉस्ट ऑफ सेल हम ये कहते हैं जी इनकी 30 लाख है और उसमें से आप माइनस कर दें तो ये 20 लाख रुपया इनका प्रॉफिट आता है। यहाँ पे कहीं पे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, एक एक्सपेंस है सैलरी, एक एक्सपेंस है रेंट है, एक कोई अदर एक्सपेंसेस है। अब अभी हम स्टडी कर रहे हैं सैलरी के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने 6 लाख रुपया जो सैलरी है ना, जो भी मिस्टर बी को दी है, वो यहाँ से माइनस कर दी, और जब माइनस की तो इनका जो नेट प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 14 लाख रुपया। अब इस 14 लाख रुपये पे इस बिजनेस ने टैक्स देना है, जो भी इनके स्लैब रेट है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट को टैक्स है वो दे दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है, रूल बनाया हुआ है कि ठीक है जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं आपको अलाउ है कि आप खर्चे माइनस करें, लेकिन आपको साथ हम ये भी कहते हैं कि जो खर्चे माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स भी काटना है। अब अगर 6 लाख की सैलरी आप पे कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, अगर ये टैक्सीबल सैलरी है तो टैक्स भी काटेंगे। तो अब 6 लाख है ही नहीं है टैक्सीबल, तो मुझे तो गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, मुझे पूछ भी लेगी तो मैं दिखा दूंगा कि मैंने सैलरी मेरे अकाउंट से निकले ही 6 लाख रुपए है, तो मुझे ये सारे का सारा एक्सपेंस जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। इसकी इजाजत होगी और लॉ के मुताबिक मैंने माइनस किया है। कानूनी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं एडमिजिबल एक्सपेंस या अलाउेबल एक्सपेंस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये सैलरी होती 7 लाख यानी कि 6 लाख से ज्यादा होती और मैं इसका टैक्स ना काटता, तो फिर उसने मुझे कहना था कि जी अब मैं आपका रिवाइज टैक्स कैलकुलेट जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करूंगा कि आपने आपके मुताबिक टैक्स जो प्रॉफिट बनता है 14 लाख है, क्योंकि आपने टैक्स नहीं काटा तो मैं 7 लाख भी यहाँ पे ऐड करूंगा और आपका जो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा वो टोटल जो अमाउंट आएगी, या वो जो हम ये कह सकते हैं 21 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आएगा, इस पे मैं आपको टैक्स चार्ज करूंगा। तो कानून के मुताबिक वो ये कहता है कि जी आप सारी चीजें माइनस करें, आपका राइट है, लेकिन आपने टैक्स भी विदाइल करना है। जब हम रेंट का केस पढ़ेंगे फिर भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो फिर भी हम सारी चीजें स्टडी करेंगे। इसी वजह से अब आपने ये लॉजिकल बात याद रखनी है कि अगर जुलाई से जून तक ये अमाउंट 6 लाख से ऊपर चली गई, चाहे एक बंदा है उसने आके ज्वाइनिंग दी मार्च में और उसकी सैलरी दी 5 लाख, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मार्च से जून तक बनते हैं, इंक्लूडिंग मार्च जो है वो 4 महीने बनते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे मार्च से जून तक इंक्लूडिंग मार्च 4 महीने बनते हैं। अब इनकी सैलरी हो जाएगी 20 लाख, तो फिर भी आप टैक्स काटेंगे क्योंकि ये सैलरी क्या हुआ है 6 लाख से ऊपर हो गई है। अब ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्यों ये बात की जाती है कि टैक्सीबल सैलरी माइनस करनी है, क्योंकि जो सैलरी दे रहा है उसने बाद में ये एक्सपेंस क्लेम भी करना है, और अगर वो क्लेम करेगा और वो टैक्सीबल नहीं होगी या टैक्सीबल होगी तो उसके मुताबिक जो उसका प्रॉफिट है वो रिवाइज कैलकुलेट होगा और जिसके ऊपर अल्टीमेटली उसने ज्यादा टैक्स भी देना होगा। अब ये हमने स्टडी कर लिया। अब 6 लाख है, जैसे हमने भी देखा कि मिस्टर बी है उसने ज्वाइनिंग दी 1 जनवरी को, तो जून तक आपने 6 महीने लिए, मल्टीप्लाई 6 कर दें, 6 लाख, अब कोई टैक्स नहीं काटेंगे, पूरी की पूरी जो 1 लाख की अमाउंट आप पे कर देंगे। बट जब आप जुलाई में जाएंगे अगले साल तो फिर आपने दोबारा वही काम करना है कि जुलाई से जून तक की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अब तो आपके पास वो पूरा साल अवेलेबल है, तो आपने वो जुलाई से जून तक ही कैलकुलेशन करनी है। अब ये तो हो गया कि जब आपके पास 2, 4, 5 एम्प्लॉइज हैं तो आप इजीली उनकी हर महीने जो एक्चुअल इनकम है उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा हैं, 50 एम्प्लॉइज हैं, 100 हैं, ये चेंज हो रहे हैं, हर किसी की इनकम भी चेंज हो रही है, तो क्या आप ये सारा काम मैनुअल करेंगे? जैसे अभी हमने देखा कि आप हर बंदे की, हर एम्प्लॉई की चेक करेंगे कि उनकी ये सैलरी है और ये सैलरी कहाँ पे आ रही है, किस स्लैब में है, उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई चेंज हो जाएगी तो आपको यही नहीं पता चलेगा गलती कहाँ पे हुई है, और ये मैनुअल काम होगा, गलती के चांसेस भी होंगे, टाइम भी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग काम भी होगा। तो अब हम आते हैं कि जिसका अगर आपके पास एम्प्लॉइज ज्यादा है तो आपने क्विकली जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करनी है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं। जो हमने एक एक्सेल की फाइल डिजाइन की हुई है,
जो कि सैलरी के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, उसके साथ ये एक्सेल की फाइल्स है ये भी आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपने इस शीट के अंदर जो हम डाटा है वो पंच करेंगे और ये सारी इसमें सारे फार्मूले लगे हुए हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरी डिटेल के साथ ये फाइल बनाई गई है और इसमें सारे फार्मूले अवेलेबल हैं। उसके मुताबिक जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आप सिर्फ नंबर लिखेंगे, वो टैक्स खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। अभी आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जो हमने वहाँ पे एग्जांपल की है वही एग्जांपल हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस शीट के अंदर एक पॉकेट इंस्टेंट पॉकेट कैलकुलेटर है, वहाँ पे अगर आप जो है वो सैलरी की अमाउंट लिखेंगे तो आपको टैक्स बता देगा कि आपका टैक्स कितना बनता है। और इसी तरीके से जो है वो अगर आप पहली एग्जांपल अगर हम देखें तो मेडिकल एग्जम्पशन, जैसे आपने वहाँ लेक्चर में भी देखा था स्टार्ट में, यहाँ पे मैंने जब आपको बताया था, अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि ये जो मेडिकल वाला पोर्शन है, ग्रेजुटी वाला है, पीएफ वाला है और पेंशन वाला, ये बाद में हम करेंगे। अभी हम दूसरे लेक्चर के सेकंड हाफ में इसको देखेंगे। तो अगर किसी की 1 लाख सैलरी है और एनुअल सैलरी 12 लाख है और मेडिकल हम ज्यूम करते हैं नहीं मिलता, तो हमने वहां पे भी कैलकुलेट किया था कि 30,000 रुपये सैलरी 30,000 टैक्स बनता है। जैसे पहली एग्जाम्पल थी जब उसको बोनस नहीं मिला था तो ये अमाउंट आ रही है, यहाँ पे भी वो 30 बता रहा है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो अमाउंट है वो 13 लाख हो गई, मतलब उनको बोनस मिल गया। फिर हमने देखा उनका टैक्स बनता था 45,000, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फिगर लिखेंगे तो आपको अमाउंट सारी बता देगा कि वाकई इनका जो टैक्स है वो 45,000 ही बनता है। जैसे हमने दूसरी एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 45,000 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप जो इसकी कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है तो आप कैसे करेंगे। पहली शीट में ये पॉकेट कैलकुलेटर है, दूसरी शीट में ऑटो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो बनती है, क्योंकि आपसे अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, आपसे कोई सैलरी शीट लेना चाहता है, अगर आप एचआर है या पेरोल मैनेज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से करना है तो आपको सैलरी की स्लिप है वो भी ऑटो बनती जाती है। उसके बाद आता है टैक्स स्लैब, ये जो वो स्लैब है जो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे, ये सारे यहाँ पे ड्राफ्ट है ये। और उसके बाद आता है सैलरी टैक्स कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब आपने अज्यूम करना है कि अगर जो भी एम्प्लॉई है वो 1 साल के लिए आपके पास काम करेगा स्टार्ट में स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो फिर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी जगह पे हमने पहुंचना है। तो हम कानून ये कहता है आप अज्यूम करें कि आप ये पूरा साल आपके पास काम करेगा तो 12 लाख रुपए जो है आपकी सैलरी बनेगी। अब ये हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो बोनस था, ओवर टाइम था, वो एक्चुअल बेस पे था। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये है आपकी मेन शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनाब हम इसको, बल्कि नाम में अपडेट कर लूँ तो ये डिटेल आ रही होती है सारी सैलरी शीट में, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, नाम क्या है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्वियसली हम अपडेट कर लेंगे। पहली एग्जांपल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो अपडेट कर दी, बाकी जो सारी उनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल होती है कि साइड है, डिपार्टमेंट है, वो सैलरी का पार्ट होता है। उसके बाद आता है कि सैलरी, अब सैलरी जो है वो टैक्स ईयर की सैलरी है, जैसे 2025 है, मैंने 2025 कर दिया कि यहाँ पे वो कह रहा है जी 12 लाख इनकी सैलरी है। अब ये अमाउंट कहाँ से आई, ग्रॉस सैलरी में अगर आप देखें तो वो कह रहा है 13 लाख है, मतलब ये है कि यहाँ पे बोनस भी आ रहा है। सैलरी के बाद आप देखें तो मैंने 4-5 हेड बनाए हैं, कोई सैलरी है, इंसेंटिव है, बोनस है, ओवर टाइम है, रिवार्ड है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने, जैसे हमने एग्जांपल में अज्यूम किया था कि हमने पूरे साल को कंसीडर करना है, तो हम इस एक्सेल की शीट में भी वही बात करेंगे। अभी तो हम चले जाएंगे सैलरी फोरकास्ट के अंदर। तो सैलरी फोरकास्ट में जब आप जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो सैलरी है ना वो 1 लाख रुपए है, मतलब जो जुलाई के महीने में इनको सैलरी रिसीव हुई होनी है वो 1 लाख है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जुलाई का फोरकास्ट है, जुलाई ये मंथ आ रहे हैं सारे, जुलाई से जून तक। तो जैसे हमने यहाँ पे फोरकास्ट किया कि 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो जुलाई में हम ये कहते हैं जी 1 लाख इनका स्टैंडर्ड है, सैलरी है, और ये इनका एवरेज आ जाएगा। एवरेज के बाद प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी बनती है। अब प्रोजेक्टेड सैलरी के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे 1 महीना तो आपके पास जुलाई का आ गया है, वो प्लस 11 महीने, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे तो आपके पास जो टोटल सैलरी आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 1 महीना जुलाई का और 11 महीने अगले, तो 12 महीने टोटल हो गए। तो यहाँ पे आप देखें प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी आ गई, 12 लाख रुपया। ठीक है, अब एवरेज 1 लाख है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है कि जैसे जैसे हम, अभी मैं आपको दिखाता भी हूं कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम यहाँ पे एक्चुअल सैलरी लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज हम जुलाई की सैलरी पे कर रहे हैं तो 1 लाख है, और अगस्त के महीने में जाके हमें पता चलेगा कि जुलाई का वाकई 1 लाख है तो हम 1 लाख लिख देंगे। इसी तरीके से जब सितंबर में जाएंगे तो अगस्त की एक्चुअल सैलरी लिख देंगे। मतलब यह है कि जैसे जैसे आप आगे मंथ यानी कि आप गुजारते जाएंगे जो एक्चुअल अमाउंट है वो लिखते जाएंगे, और बाकी जो महीने हैं, रिमेनिंग मंथ है, वो फोरकास्ट होता जाएगा। अब
अब इसी तरीके से ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 12 लाख, और यहाँ पे आपने जितने महीने पीछे होंगे उसके बाद रिमेनिंग मंथ आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अब हम अगस्त की सैलरी की अगर बात करें तो अगस्त में फिर आपने 1 लाख दिया, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कर देंगे 10, क्योंकि 2 महीने एक्चुअल हो चुके हैं, जुलाई और अगस्त, बाकी महीने कितने अवेलेबल हैं, सितंबर से जून तक 10 महीने, तो ये आप 10 लिख देंगे, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 12 लाख। अब ये करते करते हमने क्या किया, मैं अगर इसी बात को वापस आपको उस शीट पे लेके चलूं, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि भाई इनके महीने बनते हैं 11, टोटल सैलरी इनकी बनती है 12 लाख, तो अब हमें शीट बताएगी कैलकुलेशन वाली कि इनका टैक्स कितना बनता है। बोनस की शीट में मैं पहले जाके इसको 0 कर देता हूं, क्योंकि बोनस का हमने एग्जांपल ली हुई थी, तो मैं यहाँ पे इसको 0 करता हूं। और यहाँ पे जब हम आए तो हमें जो इस शीट में जब हम आए तो उसमें उसने कहा कि जी 12 लाख इसकी टोटल सैलरी है, 12 लाख टोटल सैलरी है, टैक्सीबल सैलरी भी 12 लाख है, और ये सैलरी टैक्सीबल है या बीटीएल है। बीटीएल का मतलब है बिलो टैक्सीबल लिमिट, क्या ये 6 लाख से कम है तो फिर बीटीएल आ जाएगा। जैसे ये सैलरी देखें तो 6 लाख है, बीटीएल आ रहा है, ये सैलरी 3,60,000 लिखा हुआ है, बीटीएल है। मतलब आपको एक शीट में ही पता चल जाएगा कि आपके कितने एम्प्लॉई टैक्सीबल हैं, कितने एम्प्लॉई बिलो टैक्सीबल है। अब वो कहते हैं स्लैब रेट क्या होगा, स्लैब रेट है जी 5% वाला। अब अगर आप स्लैब रेट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा स्लैब नंबर 2 है, 6 लाख 1 से स्टार्ट हो रहा है, 12 लाख पे एंड हो रहा है, तो रेट क्या आएगा 5%, क्योंकि ये 12 लाख तक है, तो ये आपको बता देगा आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 30,000 रुपया। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपकी कैलकुलेशन कर देगा। जैसे उसके बाद हमने अगली एग्जांपल में गए, हमें पता चला कि दिसंबर में जाके इनको, नवंबर में जाके हमें पता चला कि इनको एक बोनस भी मिल गया है। तो हम अब क्या करेंगे, बोनस की फाइल में आएंगे और यहाँ पे आके हम एक बोनस की अमाउंट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 1 लाख हम ये कहते हैं इनको बोनस रिसीव हुआ है, तो जब आप बोनस की अमाउंट मेंशन करेंगे तो यहाँ पे ऑटो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। ओवर टाइम की शीट सेपरेट है, वहां पे कुछ लिखेंगे, वहां पे भी यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी मास्टर शीट है जो बता रही है कि पूरी सैलरी की जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंबाइन होके आ रही है। बाकी सारी आपने इंडिविजुअल शीटें बनाई हुई है। ये क्यों बनाई गई है कि किसी भी टाइम कोई डाटा चैलेंज हो तो आप फौरी प्रिंट निकालें, ये उनके सामने रखें कि पूरे साल की हमारी ये सैलरी शीट है, इसके मुताबिक टोटल एम्प्लॉई ने इतने पैसे लिए थे और हमने ये टैक्स काट लिया है। अब इंडिविजुअल अगर आप करेंगे तो गलती के चांसेस भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इस पे आप यही काम कर सकेंगे पूरे महीने में, बाकी और कुछ नहीं होगा। अब बोनस है ये आपने लिख दिया, उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ गई 13 लाख, टैक्सीबल है। अब क्या था, हमने क्या कैलकुलेट किया था वहां पे कि टोटल टैक्स कितना बनता है बोनस के बाद, 45,000 रुपया। तो क्या देखते हैं यहाँ पे 45,000 बनता है, तो ये अमाउंट आ रही है 45,000 रुपया, जो कि वाकई ही 45,000 बना हुआ है। इसका मतलब हमारी और शीट की कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जी 12,500 तो ऑलरेडी कट गया है, तो ये अमाउंट आ रही है ऑलरेडी डिडक्टेड 12,500। अब ये कहां से आई, इसकी भी हमने एक शीट बनाई हुई है। ये देखें, जुलाई में 2500 हमने काटा, फिर अगस्त में काटा, सितंबर में काटा, फिर यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है 2500 रुपया। ठीक है, ये यानी कि नवंबर में आके तो ये अमाउंट यहां से निकल के उधर उस शीट में आ चुकी है कि टोटल अमाउंट आपकी ये डिडक्ट हो गई है। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, वो 7 मंथ है, तो आप डिवाइड कर देंगे तो 46-43 की अमाउंट है। यहाँ पे शायद मैंने वो अराउंड 72 लिख दिया है, लेकिन ये 46 जो है 43 की अमाउंट है। देख लीजिए कोई टाइपिंग एरर हो गया होगा, तो ये अमाउंट आपकी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डिवाइड क्यों किया 7 पे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मंथ बाकी नवंबर से जो जून बनते हैं, नवंबर की सैलरी को मिला के जून तक जो सैलरी है वो नंबर ऑफ मंथ कितने बनते हैं, 7 महीने बनते हैं। मतलब दिसंबर से अगर ऑनवर्ड इसको हम काउंट फॉर करें तो 7 महीने बनते हैं। तो आपने क्या किया, 46-43 जो है वो 8 महीने, अब आप आगे इसकी रिडक्शन करते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इस शीट का यही है कि जो भी आपने काम करना है वो सबसे पहले तो आपने सैलरी फोरकास्ट बनाना है। इस लॉजिक को फॉलो करना है। पहले आपका सैलरी फोरकास्ट बनेगा, उसके लिए आपने क्या किया कि आपने एवरेज लिया। अब मैं अगर बात करूं कि नवंबर में आप आए हैं तो मैं ये कहता हूं कि अगस्त में भी ये सैलरी दी, सितंबर में भी ये दी, नवंबर में भी ये दी और दिसंबर में भी ये दी। तो अब आपका जो यहाँ पे अमाउंट अगर प्रोजेक्टर देखें 16 लाख हो गया है, 16 लाख तो नहीं है, ये 12 लाख है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 महीने एक्चुअल हो चुके हैं, बाकी कितने महीने रह गए हैं, 7 महीने। जैसे ही आप 7 करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो आपकी अपडेटेड होगी। ये जो कॉलम है ना, ये बेसिकली वो कॉलम वहां पे उठा रहा है जो इस शीट में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 लाख उस शीट से, उस कॉलम से आ रहा है। तो आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए कि अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकली फार्मूला अप्लाई किया गया है कि एक्चुअल प्लस एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ। तो पहले कॉलम में सम आ रहा है एक्चुअल का, प्लस हमने लिया एवरेज। एवरेज भी आपका चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनवरी में आके
जो जैसे दिसंबर में आके, ये दिसंबर में तो हमने कंसीडर कर लिया है कि 1 लाख ही उनको मिला है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ना उनका 90,000 हो गया है, उनकी कोई डिडक्शन हो गई है, लेट आए हैं, तो अब इनका एवरेज चेंज हो चुका है। तो अब आप दिसंबर में, जनवरी में आके नंबर ऑफ मंथ कितने लेंगे, पहले जनवरी से ये देखें तो महीने आपके हो चुके हैं 7, बाकी रह गए हैं 5। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही 5 लिखेंगे तो उनकी सैलरी 12 लाख नहीं होगी, 11,82,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि एवरेज चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने उनका एवरेज चेंज हो गया है, जैसे ही एवरेज चेंज होगा तो उनकी अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको कॉन्फर करना है और आपने टोटल मैच रखना है कि आपका टोटल जो है वो रेंडमली आपने देखना है कि क्या आपका टोटल ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपका ये डाटा जो है वो इस शीट पे आएगा। जब आपका डाटा इस शीट पे आएगा तो आपको, चूंकि ये फार्मूलेटेड शीट है, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन बता देगी। और मंथ एंड के ऊपर अगर आपने टैक्स की डिडक्शन या जमा करवाना है तो आप ये डाटा उठाएंगे और टैक्स को वहां पे जमा करवा देंगे। पर मंथ जो डिडक्शन आ रही है, इसी शीट के अंदर आईडी कार्ड भी आ रहे होते हैं, नाम भी आ रहे होते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, FBR की वेबसाइट पे हम चढ़ाएंगे। जब हम लेक्चर देखेंगे वो वाला टैक्स जमा करवाने वाला, तो वहां पे आपकी जो सारी चीजें जो है यहाँ से उठाएंगे और वहां पे जमा हो जाएंगी। तो आपका काफी हद तक टाइम बच जाएगा, वर्किंग पे, डाटे पे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, एररलेस काम होता है और आपको पता भी है चीजें कहाँ कहाँ से आ रही होती हैं। तो ये एक प्रोसेस था जो हमने देखा कि अगर आप पहले देखें, पहले हमने क्या स्टडी किया कि हमने इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद हमने देखा कि जब डाटा ज्यादा है, लोग ज्यादा है, मैं तो सारा दिन यही काम करता रहूंगा, तो आपने सिंपल सारी जो शीटें हैं वो फिल करनी है, रेलिवेंट सारी फार्मूलेटेड शीट है, आपको कैलकुलेशन देगा और पहले आपने समझ लेना है कि शीट काम कैसे कर रही है। 2-3 इसमें ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी डिडक्टेड में आपने रिमेनिंग मंथ डिवाइड करने हैं, जिस महीने की कैलकुलेशन है। इसी तरीके से फोरकास्ट सही तरीके से देखना है, यहाँ पे मंथ आपने केयरफुली मेंशन करने हैं ताकि आपका फोरकास्ट ठीक आ सके, क्योंकि जिस महीने में आप कर रहे हैं, एक्सेल को तो नहीं पता ना आप नवंबर में या दिसंबर में, ये हमें बताना पड़ेगा। वो हम कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग के हिसाब से। कॉन्सेप्ट वही है कि जून से जुलाई से जून तक की कैलकुलेशन होगी। अब आते हैं कि जी, जैसे हमने दूसरी एग्जांपल में देखा कि एक बंदा है, उसकी ज्वाइनिंग ही जो है वो आके हुई है जनवरी में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके उनकी 1 लाख सैलरी लिखेंगे और जब आप 1 लाख सैलरी लिखेंगे तो एवरेज उनका वही है। अब आपके मंथ कितने हैं, 6 हैं, तो आप इसमें जो है 1 महीना वो है, 5 रिमेनिंग कर दें तो टोटल इनके मंथ कितने हो गए, 6। टोटल सैलरी कितनी होगी, प्रोजेक्टेड 6 लाख। अब आप इनको बोनस नहीं मिलना, हम ये कहते हैं कुछ भी नहीं मिलना, तो इस पे क्या टैक्स कैलकुलेट कर रहा है दूसरी एग्जांपल में, तो यहाँ पे आप देखें तो टैक्स कितना आ रहा है, 0 है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ऑलरेडी डिडक्टेड में भी सारी अमाउंट जो है वो आप 0 कर दें कि इनकी कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि इनका टैक्स है ही नहीं है। तो आपको सैलरी शीट में वो फोरकास्ट में लेके जाएगा जब, तो वहां पे आपको दिखा देगा भाई इनका टैक्स नहीं बनता, ये तो BTL है, 6 लाख से कम या 6 लाख तक सैलरी या टैक्स नहीं बनता। तो आपके पास सारा डाटा अवेलेबल होगा। ये डाटा बार बार चैलेंज होता है, एम्प्लॉई की तरफ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा जो है वो आपके टैक्स की तरफ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से आपने बड़ा केयरफुली इस डाटे को डिजाइन करना है, बनाना है। अगर आप इस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको मजीद काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो आगे जाके हम पढ़ेंगे उसका डाटा भी यहाँ से आ जाएगा, आपकी सैलरी शीट भी यहाँ से बन रही होगी, आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी यहाँ से, सारी चीजें यहाँ से बन रही होगी, यानी कि सारी डिटेल्स आ रही होगी। इवन जो HR के लोग हैं वो भी ये स्टेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं और ऑलरेडी कुछ लोग फॉलो कर भी रहे हैं, जिसके मुताबिक उनका टाइम जो है काफी हद तक सेव हो सकता है। तो अभी हमने जो स्टडी किया है वो कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग को देखा है। इसमें अभी हमारे जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो पेंशन वाला रह गया है, प्रोविडेंट फंड वाला रह गया है, उसके बाद मेडिकल वाला है और ग्रेजुएटी वाला है। ये इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे और इसके मुताबिक जो इसके नोट्स हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेंशन करें, ऑडियो भेज दें मुझे व्हाट्सएप पे, या अगर फिर भी क्लियर ना हो फिर हम कॉल पे डिस्कस करेंगे। मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर मैं 15-20 मिनट आधा घंटा आपको रिप्लाई ना करूं तो मुझे आप फौरी कॉल कर लिया करें, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आपका मैसेज आया हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि सम टाइम मेरे लिए मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो या रिप्लाई लेट आए, कोशिश मैं करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन सम टाइम फिर भी लेट होता है और लेट रिप्लाई मिलते हैं। लेकिन आपका अर्जेंट हो तो आप फौरी कॉल कर लिया करें, उससे मैं आपको जो है वो क्योंकि आपका नंबर सेव होगा और आपका जो फौरी आपको रिस्पॉन्ड वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप देख लें। अब मैं दोबारा अगर आऊँ तो ये नोट्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो हमने स्टडी किया है ये सारे नोट्स हैं, इनको आप देख लें। यहाँ पे पहले पैरे में मैंने बताया है कि जो सैलरी है रिसीव बेसिस पे है, जुलाई से जून कैलकुलेट होगी। अक्रूवल भी हो सकती है लेकिन हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन अब ये ऑप्शन कंसीडर नहीं है। अक्रूवल से मुराद ये है कि अगर कोई कंपनी है उसके कैश फ्लो ठीक नहीं है, वो सैलरी लेट दे रही है, 2-3 माह की सैलरी लेट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जुलाई से जून तक की अगर बात करें तो मार्च की सैलरी उन्होंने दी ही नहीं,
मार्च की सैलरी दी है जाके उन्होंने जुलाई में, तो मार्च अप्रैल मई जून या आखिरी 2-3 महीनों की जून से पहले सैलरी नहीं दी, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? क्या एम्प्लॉय जितनी रिसीव हुई है उतने पे टैक्स देगा या उसका कटेगा? तो इसके ऊपर वो कहता है जी अगर ये आपके मसले हो तो फिर आप कमिश्नर से अप्रूवल ले लिया करें और वहां पे उसको डेफर कर लिया करें, लेकिन ये ऑप्शन अभी वर्केबल नहीं है, पहले किसी जमाने में होती थी, अभी नहीं है। तो आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, कैश बेसिस पे जब जिस पीरियड में कैश रिसीव होगा ये टैक्सेबल होगा। फिर आता है रिसीव्ड हैज बीन डिफाइंड एज, जो सैलरी है वो कैसे आएगी? एक्चुअली रिसीव बाय द एम्प्लॉय अप्लाइड ऑन और बिहाफ ऑफ द, मतलब आपके बिहाफ पे किसने सैलरी ले रही है तो वो भी आ जाएगी। प्रोविडेंट फंड का ये जो पॉइंट है अभी आप इसको इग्नोर करें, जब हम आगे स्टडी करेंगे तो फिर क्लियर होगा। मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय डेट इज अ चेक और एम्प्लॉय और बेनिफिट इंक्लूडिंग बेनिफिट इन काइंड, मतलब कोई इन काइंड भी मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूल है, कार अलाउंस है, तो सारी चीजें जो है वो आपका पार्ट बनता है सैलरी का, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जो है या जो एग्रीमेंट है वो क्या है कि आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे मिल जाए और आपकी टैक्स ना डिडक्ट हो, ऐसा नहीं है। जो हर वो चीज जो आपको रिसीव हो रही है वो आपका बेनिफिट है, अनटिल अनलेस आगे जाके हम देख भी लेंगे वो काम, जैसे आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं, जहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूं कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं या किसी आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो यहाँ पे टीएडीए भी आ रहा होता है, तो टीएडीए भी टैक्सीबल होता है। एक वो टीएडीए होता है जो आप एक्चुअली रीइंबर्स कर रहे होते हैं, मतलब आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं अपने किसी दूसरे ऑफिस में, तो वहां का जो फ्यूल है, एंटरटेनमेंट है, वो आप क्लेम करें, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा क्योंकि आप एक ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल आपने वो भी क्लेम कर लिया और कंपनी की पॉलिसी है कि जब आप आउट ऑफ सिटी जाएंगे तो एक्चुअल रीइंबर्समेंट जो आपके एक्सपेंस है वो तो आप क्लेम करें, आपको पर डे 5,000 भी मिलेगा या 10,000 भी मिलेगा, तो ये कानून ये कहता है कि इसको आपने लेना है क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको आपने सैलरी में ऐड करना है। जैसे हमने बोनस में अमाउंट 1 लाख ऐड कर ली थी, ये भी अमाउंट आपकी वहां पे ऐड हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे बेनिफिट मिलता जाएगा आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि टीएडीए वो वाला जो एक्चुअल रीइंबर्समेंट है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं वो रीइंबर्स करें। उसके अलावा कुछ आपको मिलता है, जैसे पॉलिसी होती है ना कि आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, होटल के एक्सपेंस भी कंपनी दे रही है, फ्यूल के भी दे रही है, एंटरटेनमेंट भी आपकी कंपनी फ्री करवा रही है, लेकिन कंपनी आपको साथ ये भी कहती है चूंकि आप घर से बाहर रहे हैं तो चलो हम आपको अलाउंस भी देते हैं, तो वो फिर अलाउंस कानून ये कहता है टैक्सीबल है। बाकी आप क्लेम करें वो टैक्सीबल नहीं होंगे, लेकिन वो अलाउंस जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो टैक्सीबल है। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ सैलरी। यहाँ पे आप देखें पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन, लीव, अच्छा लीव इन कैशमेंट जो है, ओवर टाइम जो है, बोनस है, मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो टैक्सीबल है। मतलब यहाँ पे हमने तो 7-8 चीजें देखी हैं, लेकिन अदर अलाउंस के अंदर मैंने इसको कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल में है। उसके बाद आता है बेनिफिट है इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय बट पेड ऑन द रीइंबर्स। अब ये मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि अदर देन ऑफिस पर्पस को माइनस करने के बाद जो आपको मिल रहा है वो टैक्सीबल होगा। अलाउंस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, सारी चीजें जो है वो इसमें कवर होती हैं। इंटरटेनमेंट की उन्होंने बात कर दी है कि वो इंटरटेनमेंट जो आप ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ले रहे हैं, उसके अलावा सारी जो इंटरटेनमेंट के अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो भी टैक्सीबल होगा। उसके बाद इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है वो हमने जो मैंने पहले जो आपको बताया है उसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे पेंशन है, अभी हमने इसको स्टडी करना है, ग्रेजुटी है, अभी हमने इसको स्टडी करना है। स्पेशल अलाउंस भी टैक्सीबल ही होता है, जैसे आपको बताया मैंने कि एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं तो वो स्पेशल एक तरह के अलाउंस होता है। एक्चुअल रीइंबर्समेंट के बाद बाकी जो अलाउंस होगा वो टैक्सीबल होगा, उसको देख लीजिएगा। मेडिकल अलाउंस अभी हमने पढ़ना है, प्रोविडेंट फंड भी पढ़ना है हमने, और इसके बाद जो है ये जो अगली डिटेल है, ये जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको, ये लोन का भी जो ट्रीटमेंट है वो भी अगले लेक्चर में इसको हम स्टडी कर लेंगे। एक छोटी सी नीचे एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिएगा। और आपके पास कोई इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, या आप समझते हैं कि मतलब क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप ओपनली उसको डिस्कस करें, मुझे मैसेज भेजें, कॉल करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपका चूंकि नंबर सेव होगा, प्रॉपर इन्वॉल्व होंगे, तो इस वजह से आपको जो रिस्पॉन्ड है वो भी टाइमली मिल जाएगा। अदरवाइज मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मेरे लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।